आपका। आप देख रहे हैं चुनावी लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज चुनावी लंच ब्रेक में मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान और चाय की चुस्कियों के बीच हम उनसे चर्चा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के मशाल नहीं है, चिराग नहीं है, चिराग पासवान। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। Thank you. लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही कि 7 चरणों में चिराग ये पूरा चुनाव हो रहा है, बहुत थकान भरा, बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे आप अपनी एनर्जी लाते हैं, कैसे इतनी सारी जनसभाओं को संबोधित करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, भारी भीड़ होती है और सब जगह आपको लोग मिलना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सर? वो एनर्जी फिर वहीं से ही आती है जब आप इतना प्यार, इतना अफेक्शन देखते हैं ना। एक्चुअली में देयर आर टाइम्स जब मेरी तबीयत थोड़ी मॉर्निंग में, बिकॉज इतनी थकावट होती है रात अभी में, भी आपका गला थोड़ा खराब गला बैठा हुआ है एकदम। रात में 2:30-3 बजते हैं सोते हुए, जस्ट टू वेक अप एट 6:30, 7 इन द मॉर्निंग। एंड देन फिर आप पूरा दिन बाहर हैं, 18 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे आप बाहर हैं। तो ऐसे में एनर्जी भी यही लोग ही देते हैं। जब आप उनके बीच जाते हैं ना, आप सब भूल जाते हैं। 1% लाइक मॉम मेरी कई बार मुझे बोलती हैं कि निकलता है सुबह तो यू आर नॉट इन योर परफेक्ट वेल, एंड उसके बाद बट व्हेन आई सी यू आउट एंड यू आर परफेक्ट, तो ये एनर्जी लोगों से ही मिलती है। लोगों का प्यार है, स्नेह है। और इस बीच सेहत कैसे मेंटेन करते हैं चिराग? क्योंकि फिटनेस तो कोई फॉलो हो नहीं पाती कुछ है, नहीं होता, डाइट फॉलो हो नहीं पाती है, कुछ नहीं तो होता। कैसे अपने आप को फिट रखते हैं चिराग? कुछ नहीं, ये एक ऐसा समय, और वैसे भी आई थिंक मैं हूँ, मतलब मैं अपने डाइट का जरूर मैं थोड़ा ध्यान दे देता हूँ, बट आई थिंक चुनाव के समय आप कितना कुछ कर लें, नहीं हो सकता। सुबह मैं नाश्ता ठीक ठाक लेके घर से निकल जाता हूँ, सो दैट दिन भर एनर्जी बनी रहे, कार्ब्स की कमी नहीं हो। मैं बहुत ज्यादा पराठे अदरवाइज नहीं खाता हूँ, बट नाश्ते में मैं पराठे ले लेता हूँ। आलू भी मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ, बट ये वो कार्ब्स हैं जो आपको दिन भर आपको पेट एनर्जी भरा देते रहे रहते, तो पेट भरा रहे, सब सही रहता है और लू भी नहीं लगती है, कहा जाता है। चलिए अब राजनीति की बातों पर आ जाते हैं। चिराग, हमने देखा कि आपकी पार्टी ने द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा देखा और उसको लेकर आप काफी भावुक हुए। अपने चाचा को लेकर पशुपति पारस से आपने उम्मीद की थी कि वो आपके नामांकन पर पहुंचेंगे, नहीं आए। लेकिन इन सबसे आप कैसे उभर पाए और अब कैसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ आप पार्टी को आगे बढ़ा रहे हो, उन सब बातों को दरकिनार करते हो? और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कर्मा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनको एक भी सीट नहीं मिली? आई बिलीव इन कर्मा। मुझे नहीं पता कि ये उनके संदर्भ में ये है कि नहीं है, बट मैं अपने कर्मा की बात कर रहा हूँ। मैंने मेरे पास नेहा जी 2 ऑप्शन थे जब ये पूरा घटना चक्र घटा, जब पार्टी परिवार में टूट हुई। आइदर आई कुड हैव बीन अ क्राई बेबी, और मैं बैठा रहता और रोता रहता, नसीब को, किस्मत को दोष देता रहता कि अरे मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सबका भला किया, सबका अच्छा किया। जो जनरली एक पक्ष आ जाता है, लोग ऐसे समय में सोचने लगते हैं। या आप एक फाइटर बनते और आप निकलते और परिस्थितियों से लड़ते और अपने आप को साबित करते। मैंने दूसरा विकल्प मैंने चुना और मैं निकला। आई हैव बीन अ फाइटर सन। मैंने पापा की जिंदगी में भी कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव सीन हिम हाईएस्ट ऑफ द हाई में, लोएस्ट ऑफ द लो में, बट उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, एक बार भी उनके माथे पे शिकन नहीं आई। बच्चे जो है माँ बाप की परछाई होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, क्योंकि तब की राजनीति और अब की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है, तो आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप कुछ हद तक रामविलास पासवान की प्रतिबिंब या फिर उनके जैसा बन पाए हैं? आई थिंक एवरी बिट ऑफ मी इज बिकॉज ऑफ हिम। जो कुछ भी मैं हूँ उनके और मॉम की वजह से ही हूँ। और हाँ, ये जरूर है, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत, ये पूर्णता मैंने पापा से सीखी है। आई हैव सीन हिम गोइंग थ्रू दोस फेजेस, ये मैंने उनसे सीखी। और इसीलिए जब ये घटना चक्र भी घटा, मैं एक दिन घर पे बैठे बिना मैं निकल गया। पापा ने ये सिखाया था कि कभी डिफिकल्ट टाइम्स हो, नहीं चीजें समझ में आए, लोगों के बीच जाना, लोग अपने आप तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। और ये हुआ मेरे साथ। मैंने सिर्फ लोगों के बीच अपने आप को छोड़ दिया, और कब मैं यहाँ तक पहुंच गया इन 2.5-3 सालों में, मुझे खुद ही नहीं पता चला। सिंगल सांसद वाली पार्टी आज अगर गठबंधन इतना सम्मान दे रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मा, जो मैंने मेहनत की है, शायद ये उसका फल है। पिता की कमी नॉमिनेशन के वक्त महसूस हुई, आपने कहा, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आप फुल फोर्स से अपना दम लगा रहे हैं। आपकी सीट हाजीपुर, जहां से इस बार आपने नामांकन दाखिल किया है, आपका नाम आपका काम बोलेगा या फिर मोदी जी का प्रभाव उस सीट पर भी देखा जाएगा? क्योंकि पूरे गठबंधन में हम देख रहे हैं कि जहां जहां
प्रत्याशी मोदी जी के नाम से ही शुरू करते हैं, मोदी जी के नाम से उनके भाषण का अंत होता है, यहाँ पर आपका काम या फिर मोदी जी का नाम? देखिए, मैं इस बात से मैं कतई परहेज नहीं करूंगा, रादर आई विल टेक दिस एज अ प्राइड। ये हम लोग ले घर की बात है कि हमारे गठबंधन में एक ऐसे नेता हैं, अगर इसको बहुत मैं शुद्ध स्पष्ट शब्दों में बोलूं, जिनके नाम को हम लोग भुना सकते हैं। ये हम ही लोगों के पास है, ये सुख, ये लाभ, जो भी आप बोल रहे हैं, विपक्ष के पास तो नहीं है। उनके पास तो अभी तक उनके गठबंधन के नेता तक तय नहीं है। और जब आप उनके गठबंधन को देखिए तो 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। खाते भी रहिए पराठा, आलू, जो भी आपका दिल करे खाइए, लेकिन इस What बीच can I offer you? मैं ले लूंगी। लेकिन इस बीच चिराग, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस चुनाव में हमने देखा है कि बयानों के तीर बहुत ज्यादा तेज हैं, और खास तौर पर अगर इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर वार कर रहे हैं कि यहाँ पर जाति की राजनीति बिहार में सर्वे सर्वा है। और आप हमेशा ऐसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, पहले ही होंगे। मैं थैंक यू जरूर बोलता हूँ कि खाना मिल गया आज। ठीक है। आपके क्या विचार है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए बिहार में, या फिर बिहार अब जाति से ऊपर उठ चुका है और यहाँ पर रोजगार और बाकी दूसरे मुद्दे हावी हैं? मैं जातिगत जनगणना का मैं पक्षधर हूँ, बट उसको सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं पक्षधर क्यों हूँ जातिगत जनगणना करवाने का? क्योंकि कई बार आज की भी तारीख में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जातियों के आधार पर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उनसे जुड़ी हुई योजनाएं बनाती हैं। कई योजनाएं हैं जो अनुसूचित जनजातियों को दिमाग में रख के, उनके ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रख के उस आधार पर बनाई जाती हैं। कई पॉलिसीज हैं जो अनुसूचित जाति के आधार पर बनाई जाती हैं। तो जातियों के आधार पर योजनाएं बनती हैं। ऐसे में उन योजनाओं में उस जाति की आबादी के आधार पर राशि आवंटित की जाए, इसके लिए उस जाति की आबादी की जानकारी, उसके आंकड़े सरकार के पास होने जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं न्यायालय भी कई बार मांगता है कि भाई इस जाति की कितनी आबादी है, तो वो डेटा सरकार के पास होना चाहिए, पर उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। पर उसे सार्वजनिक करने से मतभेदों को आप बढ़ाते हैं। आज परसेंटेज पे बात होती है, अच्छा तुम 6% वाले हो, तुम 2% वाले हो, तुम 3% वाले हो, कोई मतलब नहीं है जनता के बीच इनको। तो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां जहां मैं बिहार में गई ये 2 मुद्दे प्रमुख तौर पर सामने आए। मैं मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच का मैं पक्षधर हूं। मैं मानता हूं आपको चौमुखी विकास करने की जरूरत है। आप सिर्फ एक ढर्रे को पकड़ के चलेंगे नहीं, बिहार आगे बढ़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं आज अगर बिहार इतना पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। लेकिन नीतीश जी का एनडीए गठबंधन से जाना फिर वापस आना, ये आपके गठबंधन को डेंट नहीं पहुंचाता है या फायदा पहुंचाता है? मुझे नहीं पता। आपने पर्सनली इस बारे में कभी कोई विरोध दर्ज किया? क्योंकि आपके संबंध अच्छे नहीं थे नीतीश कुमार जी से, ये तो सर्वविदित है। देखिए, मैं गठबंधन का एक अलाय हूँ, एंड एज वन ऑफ द अलाय आपके पास बहुत स्पेस होता नहीं है इन सब चीजों का। गठबंधन का जो मुख्य दल होता है वो ये तमाम फैसले लेता है। संभवतः इंडिया अलायंस में शायद कांग्रेस लेती होगी, हम लोग के यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जो लेते हैं, बट अंतोगत जो फैसला लिया जाता है वो गठबंधन के हितों को ही मद्देनजर रख के लिया जाता है। तो आपको लग रहा था कि 5 सीटें इस बार आपके खाते में आएंगी, या फिर वो एक सरप्राइज पैकेज था आपके लिए? कतई नहीं। मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। आज से 2.5-3 साल पहले मुझे जिन परिस्थितियों में ढकेल दिया गया था नेहा जी, मेरी लिटरल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज लिखी जा चुकी थी। मेरे लिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के सारे दरवाजों की संभावनाएं तक बंद कर दी गई थी। आपको लगता है आपके पिताजी होते तो ये सब नहीं होता परिवार में? शायद नहीं होता। शायद नहीं होता। शायद नहीं होता। आपको एक कमजोर फैक्टर मानकर ऐसा किया गया? मुझे फैक्टर ही नहीं माना गया। आपको फैक्टर ही नहीं माना? मुझे फैक्टर ही नहीं माना गया। मुझे एक्चुअली बेटा नहीं माना गया। मुझे अगर बेटा मान लिया गया होता, मैं अपने चाचा जी का जिक्र कर रहा हूँ जिनकी वजह से ये तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हुई, एक बार अगर वो मुझे अपना सगा बेटा मान लेते हैं। नेहा जी, आप मुझे बताइए ना, अगर मेरे अपने पिता होते, वो मुझसे भले लाख नाराज होते, लाख गुस्सा होते, कुछ होते, बट क्या वो मुझे ऐसे सड़क पर छोड़ देते? क्या मुझे ऐसे निकाल देते? तो मेरे चाचा बस एक बार मुझे घर का बड़ा बेटा मान लेते,
तो शायद ऐसा कभी नहीं करता। ये जो मीसा भारती जो है रामकृपाल यादव जी के अगेंस्ट खड़ी हुई है, ये भी पारिवारिक इनकी पृष्ठभूमि जो भी है, और जिस तरीके से आपने कहा कि नेपोटिज्म का आप पर आरोप लगता है, इन लोगों पर भी यही कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तब अचानक से जागृत हो जाते हैं। तो ये जो पूरी लड़ाई इस वक्त लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की है, और इंडिया गठबंधन में तो हमने देखा है कि कैसे सीटों को लेकर, एक एक सीट को लेकर वहां पर खींचतान मची हुई थी। अगर बिहार में 5 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आरजेडी की वजह से आती हैं, तो क्या इन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड आप बिहार की राजनीति में देखते हैं? देखिए, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, बट ये वो नेपोटिज्म के ये उदाहरण है जिसकी वजह से नेपोटिज्म बदनाम होता है। आप 2-2 बार चुनाव हारती हैं, फिर भी आपका परिवार तीसरी बार आपको टिकट देता है। ये गलत है। मैं मानता हूं किसी बड़े परिवार से आना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। राहुल गांधी के भी साथ हो रहा है। देखिए, अमेठी से न लड़के वो रायबरेली से लड़ने लगे, तो उसको स्ट्रैटेजी बताया गया। उसको ये नहीं कहा कि अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते हैं, वो रायबरेली से लड़ना चाहते हैं, तो उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने पेश किया। बिल्कुल, उसको पूरा कवर अप कर दिया, एक ऐसा उसको प्रस्तुत कर दिया कि कोई मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। हाँ। जबकि हकीकत है कि वो हार गए थे पिछली बार अमेठी से, और इस बार ज्यादा मार्जिन से अगर हार होती तो एक बड़ी साख उनकी दांव पर लगी हुई थी यहाँ अमेठी सीट से। तो ये सब जो परिवार में चल रहा है, कांग्रेस में हो चाहे राजद में हो, और दूसरी अन्य पार्टियों में भी हम देखते हैं, साउथ में भी कई ऐसी पार्टियां हैं, ये परिवारवाद अगर काबिलियत है तो चलना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि ये हमेशा चलता था और चलता रहेगा? सो यू नो, जनता आज की तारीख में सब जानती है, समझती है। अगर आप में काबिलियत है तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको कोई कितनी बार भी लॉन्च करता रहे, जनता आपको रिजेक्ट करती रहेगी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि देखिए मेरी पीठ में इतना दर्द है, फिर भी मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, मतलब मुझे आराम करने की सलाह दी गई है। तो ये जो आप एक सिंपैथी फैक्टर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल होगा? ये हर कोई करता है। जब ग्राउंड पे आप जाइए तो लोग, शिक्षक भर्ती घोटाला, जो नकल होती है उसकी वजह से परीक्षा रद्द हो जाना, इस तरह की चीजें लोगों के साल इसमें व्यर्थ चले गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 बार परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया इन दोनों चीजों की वजह से। नेहा जी, मेरे छोटे भाई जो अपनी पीठ दर्द और भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए, बट जिस पीठ दर्द की कठिनाई परेशानियों के बाद भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी सीटें जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। पर उस गरीब आदमी को देखिए जो कहीं पे ठेला लगाकर 44 डिग्री की गर्मी में खड़ा है। ये हेलीकॉप्टर में वाटरमेलन, ऑरेंज जूस, मछली खा रहे हैं, और कितने प्रकार के जूस, ये लू से बचाने के लिए। उन लोगों को लू से कौन बचा रहा है? जो आपकी सभा में आए हुए हैं और घंटों वहां पर खड़े हुए हैं धूप, गर्मी, धूल मिट्टी में। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से हर कोई जो इंडिया गठबंधन में है प्रधानमंत्री का दावेदार है, ऐसे में 5 साल में तकरीबन हमें 5 प्रधानमंत्री, अगर एक साल भी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो 5 प्रधानमंत्री देखने को मिल जाएंगे। एक भाषण में उन्होंने ऐसा कहा। आपको लगता है कि ऐसा ही अगर कल्पना की जाए तो हो सकता है? क्योंकि अगर आप ममता बनर्जी को ले लें, अगर आप राहुल गांधी को ले लें, नहीं तब भी नहीं होगा। हाफ ईयरली हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, साल में 10 प्रधानमंत्री मिलेंगे। हाँ, तब क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा है अभी तो जी। आप देखिए, मतलब अखिलेश यादव जी से लेके ममता बनर्जी जी से लेके राहुल जी हैं यहाँ पे डाउन साउथ के, तमाम इनके साथी कतार में लगे हुए हैं। बिहार की भी पार्टी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं पेश करती ही रहती है, आदरणीय लालू जी वगैरह। तो कम से कम हाफ ईयरली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। 40 में से कितनी सीटें आ रही हैं आपके गठबंधन की? ओके, मैं जवाब दूंगा तो आप छूटते ही बोलेंगे कि आप इस गठबंधन में इसीलिए, बट 40 की 40 कारण है। मैं खुद में डेटास पे बहुत काम करता हूँ, एंड जैसा मैंने कहा मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ। मैं पढ़ता हूँ बहुत। 2004 के रिजल्ट, 5 के रिजल्ट, 9 के रिजल्ट, 10 के रिजल्ट, मैं सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करता हूँ बहुत। 2019 में हम लोग मात्र 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। तब हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते। आज हम लोग के गठबंधन में 2 और ऐसे मजबूत दल हैं जो उस वक्त विपक्ष के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो हमारा गठबंधन जहां मजबूत हुआ है, हमारी ताकत जहां बढ़ी है, तो ऐसे में क्या कारण है कि हम लोग वो 1 सीट जो हम लोग लूज कर गए थे वो भी हम लोग ना जीते। और इन 5 सालों में लाभार्थी प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कई गुना बढ़े हैं। तो ऐसे में ये तमाम
कारण बनेंगे हम लोगों के परिणामों को 2019 से बेहतर करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और नाश्ते के लिए भी। और चिराग पासवान से हम जान रहे, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी कि आपकी हाजीपुर सीट से आपको थैंक यू जीत हासिल हो जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के साथ हमने ये खास बातचीत नाश्ते के टेबल पर और उनसे जाना कि बिहार की राजनीति को वो किस तरीके से देखते और समझते हैं और आने वाले वक्त में कैसे 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो चिराग पासवान अपनी पार्टी की और अपने पिता की विरासत को हाजीपुर से आगे ले जा पाएंगे। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, आज तक।